जब मैं लेह लद्दाख का ट्रिप करके आया था तो काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था कि आपका टोटल बजट कितना लगा था और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होता है वो कैसा रहा था। तो मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और टोटल बजट वगैरह कितना लगा था। तो सबसे पहले मोटा मोटी हम बजट की बात कर लेते हैं। तो 17,000 के समथिंग लगा था और बाकी आप पे डिपेंड है कि आप कितना बजट लगाते हो। तो सबसे पहले मोटा मोटी जो खर्चा है पेट्रोल का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो टोटल पेट्रोल का खर्चा है वो 10,000 से लेके 12,000 के अराउंड रहा था। हमारा जो पेट्रोल का खर्चा है वो पेट्रोल का खर्चा जो है वो कम नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे 350 सीसी गाड़ी थी तो उस हिसाब से 10 से 12,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा आ गया। अगर आप कम सीसी की बाइक लेके जाते हो तो फिर वो हो सकता है कि आपका खर्चा जो है वो कम आ जाए। तो दोस्तों अगर आप उससे 350 सीसी से कम की बाइक लेके जाते हो तो फिर जो एक्सपीरियंस रहने वाला है, जो मजा आने वाला है बाइक राइडिंग का, वो फिर मजा किरकिरा हो जाता है थोड़ा बहुत। और बाकी आप डिपेंड है कि आप जो बाइक लेके जाना चाहते हो वो बाइक लेके जा सकते हो। और उसके बाद में मोटा मोटी जो खर्चा है वो है होटल का। तो होटल हमने यहाँ से शाम को अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और हमने जो बाइक हमारी थी वो ट्रेन के ऊपर चढ़ा दी थी। तो फिर हमने जैसे हम रात को यहाँ से रवाना हुए तो रात को वगैरह हमें होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने जो सोए थे रात को तो वो हमने ट्रेन में ही किया था सोना वगैरह, तो वहाँ पे रेस्ट हो गया था हमारा। और सुबह हम 4 बजे अम्बाला कैंट पहुँच गए थे और वहाँ से हमने हमारी बाइक ले ली थी। वहाँ से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी थी बाइक पे। और नेक्स्ट हमारा जो स्टॉपेज रहा था वो मनाली रहा था। मनाली में हमने माल रोड पे होटल रेंट ली थी, जिसका हमारे से चार्जेस 1,000 रुपये चार्ज किया गया था और 4 जने थे हम एक रूम के अंदर। और वो टोटली आप पे डिपेंड है कि आप कैसे होटल लेते हो। हमने होटल नॉर्मल ली थी तो वो 1,000 रुपये चार्ज किया था और एक्स्ट्रा मीटर दिया था एक हमें, क्योंकि 3 तो एक बेड पे आ गए थे और बाकी एक अलग से मैटर दे दिया था नीचे सोने के लिए। तो वो हमें थोड़ा 4 जनों में हमने डिवाइड कर लिया था। वो तो 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमारा चार्ज लगा था, बहुत कोई ज़्यादा नहीं है। वो डिपेंड होता है कि आप कितने जाने जा रहे हो, आप कैसे होटल लेते हो, कैसे फैसिलिटी आपको चाहिए, वो टोटली डिपेंड उस पर है। तो 250 रुपये एक पर्सन के हिसाब से हमारा चार्ज लगा था होटल का मनाली के अंदर। मनाली के बाद में हम जैसे ही सुबह रवाना हुए तो फिर मनाली के जैसे हमारे होटल थी, होटल के जस्ट सामने एक खाने की होटल थी, वहीं से हमने खाना वगैरह खा लिया था। तो फिर हमें 500 रुपये चार्ज किया था हमने 4 जनों का, जिसमें से हमारे 2 टाइप की सब्जी थी और रोटी वगैरह थी। उसके बाद में हमने खाना वगैरह खा के अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो नेक्स्ट हमारी जो स्टॉपेज था वो रहा था हमारा सरचू। सरचू में हमने टेंट स्टे किया था। वहाँ पे 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किया जाता है और वहाँ पे खाना वगैरह भी ज़्यादा महंगा नहीं था। तो वहाँ पे खाना वगैरह ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है आपसे। अगर आप खाना खाने बैठोगे तो थोड़ी सी खाना ही खा पाओगे, ज़्यादा नहीं खा पाओगे। और उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन थी वो हमारी जैसे हमने रात में स्टे किया था सरचू में। सरचू में हम सुबह जल्दी उठ के वहाँ से थोड़ा बहुत चाय वगैरह नाश्ता करके हमने पांग की तरफ पहुँचे। पांग में हमने खाना वगैरह खाया। तो वहाँ पे भी हमने 500 रुपये चार्ज किया था 4 जनों का समथिंग, उससे ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं दिया था। पांग से फिर हमने खाना वगैरह खा के हमने लेह में स्टे किया था। लेह में हमने एक होटल रेंट की थी जिसका 600 रुपये 4 पर्सन के हिसाब से चार्ज किया था। वो भी नॉर्मल होटल थी। 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें चार्ज लगा था लेह के अंदर होटल के अंदर। वो डिपेंड है टोटली, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कौन सी होटल लेते हो, कैसे होटल लेते हो और बार्गेनिंग वगैरह करनी पड़ती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसी होटल का हमारे से 1,500 रुपये चार्ज किया था और हमने बार्गेनिंग वगैरह करके तो फिर हमने 2 रूम लिए थे। और आपको पता है कि सरचू के अंदर हमारे साथ और भी जो ग्रुप था वो भी हमारे साथ काउंट जुड़ गया था। तो उस वजह से हमें ज़्यादा 8 जने हो गए थे। 8 जने होने की वजह से हमने 2 रूम लिया था वहाँ पे। फिर 2 रूम लेने के बाद में हम वहाँ पे एडजस्ट हो गए थे। बार्गेनिंग वगैरह करने के बाद में उन्होंने हमसे 600 रुपये पर रूम के हिसाब से हमें रूम दे दिया था। और जैसे ही हम जल्दी उठे थे और लेह से जल्दी उठने के बाद में हमने पेंगोंग लेक की तरफ रवाना हो गए थे। पेंगोंग लेक पे भी हमने टेंट स्टे किया था। वहाँ पे हमसे 1,000 रुपये चार्ज किया गया था, जिसमें से 8 पर्सन थे और 2 टेंट मिल गए थे हमें। एक तो थोड़ा नॉर्मल था, दूसरे वाला हमने खुद ने टेंट लगाया था। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने टेंट लगाया था पेंगोंग लेक के ऊपर। तो पेंगोंग लेक पे जैसे ही हमने जो टेंट लगाया था 2 पर्सन उसमें सो गए थे और बाकी के जो पर्सन थे वो हमने रेंट पे लिया था उसमें सो गए थे। वहाँ पे भी 8 जनों का
1000 रुपये चार्ज किया गया था। तो फिर वहाँ पे भी हमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा। तो वहाँ पे फिर हमने जल्दी उठ के फिर नाश्ता वगैरह करके वहाँ से हम रवाना हो गए थे। उसके बाद में हम पैंगोंग लेक से नुब्रा की तरफ रवाना हो गए थे। तो नुब्रा में हमने स्टे नहीं किया था, वहाँ पे जो साइट सीइंग होते हैं वो विजिट करके हम खारदुंगला होते हुए वापस ले आ गए थे। ले वापस उसी होटल में हम रुके थे जहाँ पे हमने 600 रुपये पर रूम के हिसाब से चार्ज किया था। वहाँ पे भी हम उतना ही चार्ज दे के वहाँ रुके। वहाँ से जल्दी उठ के फिर हम कारगिल की तरफ रवाना हो गए थे। तो कारगिल में हमने स्टे नहीं किया था, वहाँ पे हमारी बाइक वगैरह खराब हो गई थी, वो आपने ब्लॉग में देखा होगा पिछले में। तो वो रिपेयर करवाई, वार मेमोरियल वगैरह वो विजिट किया था। उसके बाद में हम श्रीनगर की तरफ रवाना हो गए थे। श्रीनगर में हमने एक हाउस बोट रेंट पे ली थी जिसका 1800 रुपये चार्ज किया गया था, जिसमें से 8% थे हम, तो वो भी हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी रहा। उसके बाद में हम वहाँ से जल्दी सुबह उठ के अमृतसर की तरफ रवाना हो गए थे। अमृतसर में हमने एक होटल रेंट किया था जो ओयो से किया था। वहाँ पे 600 पर रूम के हिसाब से चार्ज किया गया था। तो 2 रूम हमने बुक करवाए थे ओयो से, जो 1200 रुपये का पड़ा था, और 4 जनों में हमने उसमें डिवाइड कर लिया। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था। अमृतसर वाला सबसे ज़्यादा कॉस्टली वही पड़ा था। अगर वैसे माने तो 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से उस रूम का कोई ज़्यादा पैसा तो नहीं था। रूम बहुत शानदार था, एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ था रूम के अंदर। तो वो फिर हमारे लिए बेनिफिट था कि ओयो से हमें कूपन वगैरह मिल गए थे, तो उस वजह से हमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा। उसके बाद में हम नेक्स्ट जर्नी हमारी बीकानेर की कर ली थी। टोटल खर्चा ये लगा जो मोटा मोटी हमने आपको बता दिया। रूम का मान लो कि 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किया जाता है, और पेट्रोल 10 से 12 हज़ार रुपये चार्ज लग जाता है। खाना आपको 300 रुपये के हिसाब से दोनों टाइम का लगता है। बाकी आप जो खर्चा करना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड है टोटली। और बाकी रेन सूट वगैरह हमने यहाँ से कैरी किया था। तो टोटल मिला के हमारा 17,000 रुपये का खर्चा रहा था। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा लेह लद्दाख के ट्रिप का। तो दोस्तों हमने जैसे ही हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी, मनाली तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, एकदम आसान जर्नी रही थी हमारी। और मनाली में हमने माल रोड पे स्टे कर लिया था। उसके बाद में हम जैसे ही सुबह जल्दी उठे थे और सरचू की तरफ रवाना हो गए थे। तो सरचू में हमने नाइट स्टे किया था। वहाँ पे इतनी हालत खराब हो गई थी कि जो हम 4 बंदे थे, चारों बंदों के उल्टी होने लग गई थी। सबसे पहले तो वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी, हेडेक बहुत ज़्यादा होने लग गया था, AMS हो गया था सारों को। वो एक्चुअल में क्या है कि सरचू में ऐसा कोई बंदा नहीं होता है कि उसकी हालत खराब ना हो। सरचू में लमसम 100% हर पर्सन की हालत खराब होनी है। अगर आप जाना चाहते हो लेह लद्दाख को, मेरा मानना ये है कि सरचू में आप स्टे मत करना, आप जिस्पा में ही स्टे करना। जिस्पा सरचू से पहले जिस्पा आता है, जिस्पा में आप स्टे करना, सरचू में मत स्टे करना, क्योंकि सरचू में AMS 100% होगा और आपकी हालत खराब हो जाने वाली है। तो जैसे हमारी हालत खराब हुई थी तो मैंने बोला था सबसे पहले, जैसे हम यहाँ से रवाना हुए थे बीकानेर से, तो फिर मैंने बोला था कि आप सब लोगों की हालत खराब होने वाली है, मेरी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं कोई भी नशा वगैरह नहीं करता। सिगरेट वगैरह होती है वो भी मैं नहीं पीता, क्योंकि मैं नशे से दूर रहता हूँ बिल्कुल भी। तो मैंने यही बोला था कि आप सब लोगों की हालत खराब हो जाएगी, मेरी हालत खराब नहीं होगी। तो सबसे पहले मेरी हालत खराब हुई सरसों पर पहुंचते ही। फिर सब लोगों ने मेरे को बोला कि अब देख तू, तेरी हालत खराब हुई है, मेरी नहीं हुई। तो फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उन लोगों की भी हालत खराब हो गई थी। तो फिर रात को फिर मैंने बोला कि मेरे को तो आप जाओ आर्मी कैंप, जो बेस कैंप होता है वहाँ पे मेरे को छोड़ दो, मेरे को आगे नहीं जाना, मेरे को आगे जर्नी नहीं करनी। तो फिर कुछ देर मैंने सोचा कि कुछ देर और लेटता हूँ, बाद में अगर ज़्यादा हालत ख़राब होएगी रात को तो फिर हमारे पास बाइक वगैरह तो है ही। हम थोड़ा जैसे हम सरचू में स्टे करते हैं तो उससे थोड़ा ही 1-2 किलोमीटर पहले एक बेस कैंप है आर्मी का, वहाँ पे जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो वहाँ पे अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होती है सरचू के अंदर तो आर्मी का बेस कैंप है, वहाँ पे जा सकते हो। तो हम तो नहीं गए, पर ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो आर्मी बेस कैंप जा सकते हो। तो मेरा सजेशन सबसे पहले ये है कि आप सरचू में ना रुको, सरचू से पहले जिस्पा है, जिस्पा में आप स्टे करो। जिस्पा से सीधा आप लेह की तरफ रवाना हो जाना, और लेह से पहले कहीं पे भी नहीं रुकना, क्योंकि अगर बीच में कहीं रुकते हो तो फिर AMS बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे हम सरचू से सुबह उठे थे, सरचू से उठने के बाद में हम रवाना हुए थे। जैसे ही हम तांगलांगला पहुँचे, तांगलांगला पहुँचने के बाद में फिर से हालत खराब।
जैसे ही तांगलांगला पहुंचे, ऊपर पूरा चढ़ गए थे, हालत एकदम टाइट हो गए थे, सांस लेने को बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वहां पे जो एक पास बना होता है ना जो पत्थर का, वहां पे जाने की हिम्मत नहीं रही थी। फिर भी मैं बहुत मुश्किल से वहां गया, क्योंकि एक तो वहां पे ठंड भी थी और ऑक्सीजन का लेवल इतना कम था कि हालत खराब हो रही थी। और वहां से जैसे ही हमने नीचे की तरफ उतरे, आधी दूर उतरे थे, आधी दूर उतरने के बाद में फिर वहां पे मैंने एक जगह रोका, रोक के फिर वोमिटिंग वगैरह हो रही थी मेरे को, तो फिर उल्टी वगैरह आई थी और कुछ देर लेटा, लेटने के बाद में फिर पानी वगैरह पिया। फिर मेरे जो पीछे मेरे दोस्त वगैरह की बाइक वगैरह चल रही थी, वो भी थोड़ा दूर थे, थोड़ा सा डिस्टेंस था 2-3 किलोमीटर का, तो वो भी हमारे पास आके रुक गए थे। फिर वहां पे कुछ देर लेटे थे हम, लेटने के बाद में फिर आगे की तरफ रवाना हो गए थे। कुछ देर आगे चलने के बाद में होटल वगैरह आए थे, तो वहाँ पे रेड बुल लिया था, रेड बुल पिया और वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया। तो उसके बाद वहाँ से हम रवाना हो गए और ले पहुँच गए। तो ले के फिर एंट्री होने के बाद में हम पैंगोंग वगैरह गए थे, तो भी हमारी कुछ हालत खराब नहीं हुई थी। बस इतना है कि रात को नींद लेने में थोड़ी हालत खराब होती थी। जैसे सोते थे, सोने के बाद में हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ठंड थी। ठंड की वजह से हमें जैसे रजाई वगैरह होती है, कंबल वगैरह, तो वो पूरा मुंह ढकते थे उससे, तो फिर सांस लेने को नहीं आता था। अगर जैसे मुंह नहीं ढकते तो फिर ठंड वगैरह लगती थी, तो वो दिक्कत होती थी। और सर्चों में तो यही हालत सर्चों में हो रही थी, यही हालत लेह में हो रही थी। पूरा जो लेह का एरिया है, सब जगह हालत खराब है। ऐसा नहीं है कि एक जगह एएमएस होता है। तो सांस लेने में तो हर जगह प्रॉब्लम होती है। जैसे सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं तो सांस में तकलीफ होती है। पूरे लेह का जो एरिया है उस सारे एरिया में दिक्कत होती है। तो जैसे उसके बाद में हम पैंगोंग गए थे, पैंगोंग से फिर नुब्रा गए थे। नुब्रा में जो हमने जो साइट सीइंग होता है वो विजिट किया था। वहाँ का जो डबल हब कैमल है वो बहुत ही शानदार दिखता है, और वहाँ का जो एरिया है, वहाँ एक जो रिवर चलती है बीच से, वो भी बहुत शानदार लगती है। और वहाँ से फिर जैसे हमने नुब्रा विजिट किया था, वो खारदुंगला होते हुए हम वापस ले आ गए थे। खारदुंगला में तो बिल्कुल भी हालत खराब नहीं हुई थी, क्योंकि हम एक्लेमेटाइज हो गए थे। एक्लेमेटाइज होने के बाद में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे तो जैसे खारदुंगला मानते हैं, खारदुंगला की 17,800 कुछ फीट हाइट थी और सरसों की तो 14,000 कुछ फीट थी। तो सरसों में हाँ ज़्यादा हालत खराब हुई, खारदुंगला में बिल्कुल भी हालत नहीं खराब हुई थी। खारदुंगला में तो हमने रुक के वहाँ पे डांस वगैरह भी किया था तो भी हमारी ज़्यादा हालत खराब नहीं हुई। वैसे एएमएस तो होता है, सांस लेने में तकलीफ तो होती है, पर इतनी ज्यादा कुछ हालत खराब नहीं। एक्लेमेटाइज होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले जैसे एक्लेमेटाइज हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे एक्लेमेटाइज नहीं हुए तो फिर जैसे ही हम फ्लाइट से जाते हैं, ले जाने के बाद में सीधा ही हम खारदुंगला चले जाएंगे, तो फिर वाट लगने वाली है। ऐसा ऐसा काम मत करना। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो एक दिन स्टे जरूर करना ले के अंदर, उसके बाद में आप खारदुंगला जाना, क्योंकि अगर सीधी चलेगी खारदुंगला तो फिर हालत खराब हो जाने वाली है। आप कोई भी चीज को इंजॉय नहीं कर पाओगे, रास्तों को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, फिर जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे सोचेंगे कि यहाँ से वापस चलते हैं, कोई विजिट करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसा काम मत करना आप। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि कैसा रहा। उसके बाद में हम जैसे श्रीनगर चले गए थे। श्रीनगर का व्यू बहुत शानदार है, और शिकारा राइड किया था वो भी बहुत शानदार था। और डल झील के अंदर जो बोट होती है उसके अंदर हमने स्टे किया था। वहाँ का व्यू इतना अमेजिंग था कि बोट जो थी वो बहुत ही अमेजिंग थी, और वहाँ का व्यू भी देखने लायक था। तो श्रीनगर भी अच्छी जगह है विजिट करने के लिए। वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। बस इतना है कि दिन के अंदर आप राइड करते हो तो फिर आपको बाइक चलाने में या फिर कार वगैरह से जा रहे हो तो फिर वो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हर 10-15 मिनट में वहां रोक दिया जाता है। क्योंकि जैसे आर्मी का जो काफिला होता है वो जाता है, तो फिर जो लोकल गाड़ी वगैरह होती है तो उन सबको रोक दिया जाता है। हर 5-10-15 मिनट में एक काफिला जाता रहता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर रात को सफर करते हो तो ये आपको दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद में हम अमृतसर चले गए, तो अमृतसर में भी हमने गोल्डन टेम्पल वगैरह विजिट किया था। और अगर आप गोल्डन टेम्पल जा रहे हो तो रात को जरूर विजिट करना गोल्डन टेम्पल को। रात का वहाँ का व्यू अमेजिंग होता है, क्योंकि एक बार मैं पहले जा चुका हूँ रात के समय, इसलिए मेरे को पता है कि रात का वहाँ पे व्यू बहुत अमेजिंग होता है। अभी तो हम जैसे दिन में विजिट किया था, दिन में विजिट करके हम निकल गए थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा वो मैंने आपको बता दिया था। और टोटल जो हमारी टूर रहा था वो 7 से 8 दिन का रहा था, और टोटल जो खर्चा है वो 17,000 रुपये समथिंग कुछ लगा था, जिसमें पैनियल वगैरह बाइक का होता है वो भी हमने बनवाए थे, जिसका 100 रुपये चार्ज किया था। और सर्विस करवाई थी 300 रुपये चार्ज उसके किया था।
और जो हमारी बाइक का जो लॉक होता है ना वो भी हमने चेंज करवाया था इसमें, तो वो उसका भी 800 रुपये चार्ज किया गया था। तो बाकी सारा टोटल मिला के हमारा 17,000 रुपये का चार्ज लगता है। वो एक्चुअल में क्या है, हम 4 जने थे, इस वजह से हमें थोड़ा खर्चा कम आया। अगर आप सोलो जा रहे हो तो फिर वो आपको खर्चा थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि कितना खर्चा लगता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसे जाया जाता है, कहाँ पे रुकना है, सारा कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को स्विच जरूर दबाना, क्योंकि जो नए नए वीडियो आते हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।